जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग 4 चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना था मुख्य रूप से ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को इस कहानी में पढ़ना है राज्य और राजा प्राचीन गणराज्य, मतलब कि पहले के राजा रानी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। राजा किस तरह से थे, इस तरह से यहाँ पे पढ़ना है। एक दोस्तों यहाँ पे फिर से कहानी बना रहा है। एक दिन चुनाव का दिन था, तो चुनाव हर गांव में होता है और आप लोग चुनाव की प्रक्रिया को जानते होंगे। तो उस दिन चुनाव का दिन था। एक जब संक्रमण था तो उसने देखा कि उसके नाना नानी जो थे वोट डालने जा रहे थे। तो हम लोग भी देखते हैं, हमारे पापा मम्मी, उसके बाद दादा दादी, सारे लोग जो हैं वोट डालने जाते हैं। और यहाँ तक कि अब तो हम लोग भी जाते हैं। ठीक है, मतलब 18 से जिसका एज पार हो गया है वो लोग। बोल रहा दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। उनके नाना नानी जो थे सबसे पहले चुनाव केंद्र पर पहुंचना चाहते थे। उसके बाद बोला शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। तो वो जान रहा था कि आप वोट देने के लिए इतना उत्साहित क्यों हो, मतलब जाओगे लेकिन इतना उत्साहित क्यों हो। तो बोल रहा है कि नाना नानी जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं। मतलब बहुत अधिक नहीं समझा पाए, लेकिन बस इतना कहें कि हम अपने आज शासक चुनने जा रहे हैं जो हम पर शासन करेगा। ठीक है, इतना ही बोले बस। बोल रहा है कुछ लोग शासक कैसे बने, तो यही यहाँ पे बताने का प्रयास करें कि आखिर शासक क्या होता है, शासक लोग कैसे बन गए। यहाँ पे बोल रहा है आज से लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव मतलब मतदान के जरिए करते हैं। बीच में ऐसा भले हो गया था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन दोस्तों और उससे भी पहले की अगर हम बात कर दें तो चुनाव के दौरान ही जो है वहाँ पे शासक का चुनाव होता था। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हम अध्याय 4 में पढ़े कि कुछ राजा संभवतः उन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। तो देखिए ऋग्वेद के काल में हम लोग देखे चैप्टर 4 में कि वहाँ पे राजाओं का जो है क्या होता था, चुनाव होता है। पर एक 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। बड़े बड़े यज्ञ करते थे, आयोजित करते थे और वो राजा बन जाते थे। बोल रहा है यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के बारे में एक दे रहा है दोस्तों। यज्ञ के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, तो इस यज्ञ को याद रखिएगा आप लोग। अश्वमेध एक ऐसा ही आयोजन यज्ञ था जिसमें एक घोड़े को राजा के देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब कि अश्वमेध यज्ञ वो था जिसके तहत यज्ञ करके एक घोड़ा छोड़ा जाता था राजा के नाम से। और उस घोड़ा को दोस्तों वो घोड़ा मतलब ऐसे छोड़ा जाता था फ्री कि कहीं भी हो जा सकता है। और वो किसी भी राजा या किसी दूसरे देश के राजा ने उसको रोक लिया, किसी दूसरे क्षेत्र के राजा ने, तो उससे उसको युद्ध करनी पड़ती थी। तो यही था अश्वमेध यज्ञ। मतलब देखिए यहाँ पे कहा किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह समझा जाता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब अगर वो छोड़ दिया तो ऐसा समझा, जैसे मतलब छोड़ नहीं सकता वो ना, नहीं छोड़ सकता है, नहीं रोक सकता है, मतलब रोकेगा तो लड़ाई करेगा और छोड़ेगा तो फिर उसको कमज़ोर समझेगा। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे थी। और यही था दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें पुरोहितों को जो उपहार सम्मान भी होता था। उसके बाद ज्ञान क्या बोल रहा है, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली होते थे। तो दोस्तों जो अश्वमेध यज्ञ जो राजा करते थे उनको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो माना जाएगा ही दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे अश्वमेध किया जा रहा है, इसका मतलब है कि एक घोड़ा छोड़ेगा वो। और घोड़ा छोड़ने का मतलब कि दोस्तों वो मतलब मोल लड़ाई ले रहा है किसी भी देश से। और ऐसा नहीं कि उस देश से ही कोई कमज़ोर देश से मोल लड़ाई लेता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो फ्री तौर पर एक छोड़ दिया घोड़ा कि मतलब जहाँ पे जाए सबसे जो 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 भी मतलब रोकेगा इसको, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मतलब बहुत शक्तिशाली उसको माना जाता था, जो अश्वमेध कराने वाला राजा होता था उसको। बोला था कि इस यज्ञ में जो है सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था और उसके राजा के लिए उनके द्वारा उपहार भी लाए जाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उन्हें सिंहासन या बाघ के खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे आप लोग इसको पढ़ करके कंडीशन लगाइएगा कि वहाँ समय जो है राजा की क्या कंडीशन रही होगी। उनको यहाँ पे दोस्तों राज सिंहासन के अलावा बाघ के खाल पर बैठाया जा रहा है। सोच रहे हैं कि इसका कितना सम्मान मिल रहा है, कितना मतलब बलशाली होने का संकेत यहाँ पे दे रहा है उसको। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में राजा को सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसके रानियों और पुत्रों की भी कोई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। तो रानियों को भी कुछ कुछ अनुष्ठान होता था या पुत्रों को भी तो करते थे।
और आज भी ऐसा होता है यज्ञ में कि पति पुत्र बेटा सारे लोगों को कुछ ना कुछ अनुष्ठान थोड़ा बहुत जो है करना होता है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ इतना होता था कि बैठ करके यज्ञ को पूरी प्रक्रिया को देखे और उसको फिर जो है राजा के लिए जो उपहार लाए हैं वो दे करके जाए। और ज़रूरी नहीं है कि उपहार लाए ही, जिसको मर्जी है लाता था, अपनी मर्जी से दिया जाता था, ऐसा नहीं, मतलब कोई दबाव नहीं था। बोल रहा है कि राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़कते थे और साथ साथ कई अनुष्ठान करवाते थे। तो राजा को आज भी ऐसा होता है, छिड़कते हैं जो पवित्र जल, गंगा जल जिसको कहा जाता है। विष तथा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे। और वैश्य आप लोग पिछले अध्याय में भी पढ़े थे कि एक जन होता था, एक विष होता था। तो वैश्य लोग जो है सामान लोग उपहार लाते थे। और बोल रहे हैं यहाँ पे पुरोहित शूद्र मानते थे, जिन्हें मतलब कि विश्व को ये लोग शूद्र ही मानते थे पुरोहित। उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल भी नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पे इन्हें इसमें आश्वमेध यज्ञ में ऐसा नहीं कहा गया था, शामिल होना है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे वर्ण के बारे में दे रहा है। वर्ण क्या होता है? इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। मतलब ऋग्वेद के बारे में तो हम लोग अध्ययन कर लिए पीछे वाला चैप्टर में, फोर्थ में, मुख्य रूप से उस पर ही आधारित था दोस्तों वो चैप्टर्स। लेकिन उसके बाद जो मतलब रचे गए उसको कहते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। और उत्तर वैदिक ग्रंथ में दोस्तों 3 ग्रंथ आएंगे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 3 वेद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ में आते हैं। और ऋग्वेद की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो प्राचीन वैदिक ग्रंथ में आता है। अन्य धर्म ग्रंथ भी शामिल है। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उसके संपादक की विधियां बताई गई है। सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। इस समय समाज में कई समूह थे जिसको पुरोहित कहते थे, योद्धा, कृषक, पशुपालक, बहुत सारे लोग थे। मतलब पशुपालक भी हो ही गया था, कृषि का ज्ञान भी हो गया था, योद्धा भी थे वो लोग, व्यापार भी करते थे, शिल्प भी करते थे, मछली पकड़ते थे, जंगल में रहते थे, शिकार भी करते थे कुछ लोग। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे उपस्थित थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा बौद्ध योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक या व्यापारी भी धन्यवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकारी, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन सकरात मतलब निर्धन थे। तो इस तरह से यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा लोग निर्धन थे, कौन सा लोग जो है वहाँ पे शक्तिशाली थे, ज़्यादा अमीर थे, ये सब बताने का प्रयास करा। उसके बाद बोल रहे दोस्तों पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था। तो कोई और नहीं, पुरोहित लोग ही तो जो थे इनको वर्गीकृत कर दिए थे कि नहीं तुम इस वर्ग में आओगे, तुम इस वर्ग में आओगे। और पुरोहित जो ही है जो वैश्य को जो है शूद्र समझते थे, ठीक है। और यही जो वर्गीकृत किए दोस्तों, तो इन्हीं को वर्ण कहा गया। और इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित होते हैं। मतलब कि इतना ही नहीं कि उनको अलग अलग वर्ण में बांट दिया गया, उनके वर्ण में बांटने के अलावा उनको कार्य भी दे दिया गया कि तुम इस वर्ण में हो तो तुमको यही काम करना है तो करना है। ऐसा उन लोग पुरोहित जो है कर दिए थे वहाँ। बोल रहा है कि ये दोस्तों ऋग्वेद की बात नहीं बता रहा है, ऋग्वेद के बाद की बात बता रहा है। उत्तर वैदिक काल में ऐसा हुआ, ऋग्वेद में ऐसा कुछ चीज़ नहीं था। ये बात आपको याद रखना है। पहला वर्ण ब्राह्मण था। पहले देखिए सबसे पहले ब्राह्मण को स्थान दे रहा है, उसके बाद जो है उसका काम था वेद का अध्ययन करना, उसको मतलब वेद पढ़ना और उसको पढ़ा देना। और इसके बाद यज्ञ करेगा, उनसे उनको उपहार भी मिलेगा लोगों के द्वारा, राजाओं के द्वारा। और दूसरा स्थान पर दोस्तों रखा गया क्षत्रिय को, जो लड़ाई लड़ते थे, क्षत्रिय होते थे। उनका काम होता था कि युद्ध लड़ना है, लोगों की रक्षा करना है। तीसरे स्थान पर वैश्य या वेश्य को भी रखा गया, जिसमें कृषक, पशुपालक ये सारे लोग आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब कि वेश्य को भी यज्ञ करने का प्राप्त था अधिकार, और शूद्र को भी, सॉरी, क्षत्रिय को ही दोस्तों। लेकिन वर्णों में अंतिम स्थान, जो चौथा स्थान जो था, शूद्रों का था। और ये दोस्तों शूद्रों को बहुत नीच तरह से देखा गया। ये तीनों वर्ण की सेवा करने के लिए इसको लगा दिया गया था, और इन्हें कोई भी अनुष्ठान में कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। और दोस्तों इससे भी बहुत बड़ी लज्जित की बात है कि औरतों को भी शूद्र समझा जाता था उस समय में, और औरतों को भी शूद्रों की तरह वेदों की अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो सोच लीजिए उस समय उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की क्या कंडीशन रही होगी, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे मतलब कि शूद्र में जन्म लिया तो तुम शूद्र ही हो, ब्राह्मण में जन्म लिया तुम ब्राह्मण ही होते, इस तरह से जन्म के आधार पर ही होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण के माता पिता का संतान ब्राह्मण ही होते थे। बाद में कुछ लोगों ने अछूत माना गया, मतलब कुछ लोगों को अछूत भी माना जाने लगा। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, व्यापारी, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इसमें अन्य वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे, और लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब जैसे आज के जिसको डोम कहा जाता है, वही दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले डोम ही उसके मुंह में जो है आग डालता है। आपको ऐसा ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी उनसे अछूत लोग मानते हैं, आज भी अछूत है दोस्तों। आज भी कहा गया संविधान में ऐसा है कि छुआछूत का अंत हो गया है, अस्पृश्यता की अंत हो गई है, लेकिन ऐसी कुछ बात है नहीं। आज भी आमतौर पर लोग
जो है इस छुआछूत को भी जो है मान रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऐसी जो है विकास हो गई थी। वो लोग शवों को जो दफनाते थे या जलाते थे उसको जो है अछूत मानते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वन व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तो जो स्वीकार नहीं किया, जिसको गुस्सा आया वो स्वीकार नहीं किया, जिसको अच्छा नहीं लगा स्वीकार नहीं किया। जरूरी थोड़ी है कि सब स्वीकार कर लेगा। जो जन्म हुआ है हमको, मतलब हम शुद्ध हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हम मतलब हमारे जो होंगे बेटे बेटी वो शुद्ध ही हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा तो थोड़े ज़रूरी है कि हमारे माता पिता ज़रूरी नौकरी ही कर रहे हैं, या हम आज एसपीडीएम बनना चाह रहे हैं तो हमारे माता पिता एसपीडीएम ही हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी लोगों का कुछ विरोधी थे और कुछ लोगों ने जो है इनको स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा भी ऐसे थे जो पुरोहित से भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। तो सही था ही नहीं दोस्तों सही, तो जो उनको समझ में आया कुछ लोग सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच जो है भेदभाव कि वो उचित समझते थे। मतलब उनको कहना था कि व्यवसाय जो कर रहा है उसके आधार पर भेदभाव मनाओ, न कि जन्म के आधार पर। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। तो ये भी बात सही है, अनुष्ठान संपन्न सब कोई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो कोई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे शूद्र का तो कोई अनुष्ठान में दिया नहीं गया था, तो ये गलत था। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की थी। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। अब यहाँ पे दोस्तों जनपद का एक ज्ञान दे रहा है। बहुत दिन से हम लोग जनपद एक पढ़े थे, मगध के बारे में नाम सुने थे आप लोग पहला चैप्टर में। आ गया है यहाँ पे जनपद, देखिए बता देगा यहाँ पे हम लोगों को कि क्या है। दोस्तों बोल रहा है जनपद क्या है। महायागों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। मतलब पहले एक जन का राजा थे, अब जो है जनपद के राजा हैं। कई जन को मिला करके मिला दिया गया होगा तो जनपद बन गया। बोल रहा है जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद यहाँ पे देखा गया होगा, देख लीजिए। बोल रहा है पुरातत्वविदों ने इन जनपदों को कई बस्तियां खुदाई की है। दिल्ली का पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश में जो मेरठ नगर है उसके पास हस्तिनापुर का, और एटा के पास अदरंज खेड़ी में जो है ये इसका जो है साक्ष्य मिला है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी ये लोग पालते थे। वे लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। तो ये सब दोस्तों उगाना शुरू ही हो गया था, तो वास्तविक बात है कि ये लोग उगाते ही होंगे। और अब धीरे धीरे और भी विकास हो रहा है, जनपद तक पहुंच गए हैं, तो और धीरे धीरे बढ़ेगी ना फसलें और जानवरों की को पालतू बनाना, फसलों के और भी अच्छे अच्छे फसल उगाना, ये तो वृद्धि ही होती जाएगी। बोला दोस्तों लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अभी तक दोस्तों लोग मिट्टी के भी बर्तन बना रहे हैं। कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ इन पुरास्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते थे। दोस्तों अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो वो काले लाल मृत भांड होते थे, और ये दोस्तों यहाँ पे काले लाल चित्रित मृत भांड होते थे, वहाँ पे चित्रण भी उस पर किया गया था। और अगर कोई पूछे आपको कि ऋग वैदिक काल में, तो यहाँ पे ऋग वैदिक काल में नहीं, वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल में आपको पूछे तो उत्तर वैदिक काल में किस तरह के बर्तन का उपयोग है, तो मिट्टी के चित्रित धूसर पात्र का उपयोग किया जाता था। जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई होगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए चित्रित धूसर है, तो इसका मतलब है कि इस पर चित्रकारी की गई होगी। यह आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थे। तो इस तरह से देखिए ज्यामितीय आकृति के रूप में या फिर सरल रेखा के रूप में इसमें जो है आकृतियाँ बनाई जाती थी। चित्रित धूसर मृत भांड ही है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए एक पात्र चित्रित धूसर मृत भांड है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के अंदर और चिकने हैं, सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए, मतलब इनको रोज़ रोज़ ऐसा यहाँ कहा जा रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ उपयोग नहीं किया जाता था। कोई खास मेहमान आते थे, जैसे घर के दामाद आ गए तो उनको परोसने के लिए ये सब उपयोग किया जाता होगा, है ना। मतलब बहुत हमारे बिहार में तो खास करके ज़्यादा दामादों को इतनी इज्जत दी जाती है जितनी कि मतलब भगवान को भी नहीं दिया जाता होगा, ठीक है ना। तो भगवान को भी मन हुआ तो पूजे, नहीं मन हुआ तो नहीं रखे हुए घर में फिर भी। लेकिन मेहमान आ गया है, दामाद जी आ गए ना, तो उनको ज़रूरी से मतलब नहीं, ये सब चीज़ होना चाहिए तो चाहिए। और बिहार की एक ख़ास नीति है दोस्तों। तो मतलब जो भी हो, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे थी, ठीक है ना। तो उस तरह के यहाँ पे करा कि कोई ख़ास अगर मेहमान आए हों तो उनको परोसने के लिए ऐसा उपयोग इनको किया जाता होगा, पर उनको उपयोग नहीं था। अब जनपद हो गया, अब जनपद से आगे बढ़ा तो महाजनपद होगा, ठीक है।
दोस्तों बोल रहा है कि आज से करीब 2500 साल पहले की बात करें तो कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब जो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो गए उनको महाजनपद कहा जाने लगा। इसको दोस्तों आगे मिलेगा मानचित्र पर, उसमें महाजनपद को दिखाया गया है, तो हम देख लेंगे अभी। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानियाँ बना दी गई, कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी और ईंट के पत्थर से ऊंची दीवारें बना दी गई थी चारों ओर। बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने इन राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। आक्रमण के लिए ही, आखिर क्यों घेरेगा, अथी करेगा, ताकि दूसरा देश जो है हमारे देश पर आक्रमण न कर दे। आज भी तो देश के लिए सीमा बनाई गई है, सीमा पर सुरक्षात्मक चीज़ लगाई गई है। बोल रहा है कुछ राजा अपनी राजधानी के लिए चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह के विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, तो था ही दोस्तों, योजना बिना बनाए कैसे बन जाएगा आदि। और लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर का भी इस्तेमाल करना पड़ता होगा। उसके बाद हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे भी इनके लिए अधिक परिश्रम करते थे, इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यही मानचित्र के बारे में बार बार यहाँ पे बोल रहा था, तो यहाँ पे महाजनपद कुछ दिखाया गया है, इसको आप लोग जो है देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, वहाँ पे देख लीजिएगा सर्च करके, ठीक है। तो महाजनपद देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे गंधार है इधर दोस्तों, देख लीजिए, कौशाम्बी है, राजगिरी है, मगध है, यहाँ पे वैशाली है, बज्जी है, अंग है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों महाजनपद ही हैं। कौशल है, पंचाल है, हस्तिनापुर है, कुरु है, ये तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, तक्षशिला यहाँ है, ये गंधार है, अवंती यहाँ पे है, उज्जैन है यहाँ पे। तो ये इतने सारे जो है महाजनपद हैं, ठीक है। कुल 16 महाजनपद थे दोस्तों, तो इसको इसमें दर्शाया गया है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि अब राजा सेना रखने लगे थे। मतलब ऋग्वेद तक तो था कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि राजा के बेटा ही राजा बनेंगे, लेकिन उत्तरवादिक काल में वो भी फिक्स हो गया कि नहीं वही राजा बनेगा। और दोस्तों यहाँ पे सेना भी रखना शुरू हो गया। ऋग्वेद में कोई अस्थाई सेना नहीं था, लोगों को राय सलाह होती थी और जब युद्ध होता था वो लोग चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे सेना रखना मतलब अस्थायी रूप से रख लेंगे कि नहीं तुम मेरे यहाँ सेना का काम करोगे, युद्ध होगा तो सेना में जाओगे। बोल रहा है सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। तो अब दोस्तों देखिए धीरे धीरे सब कुछ विकास होगा, कैसे कि यहाँ पे सेना रखना जब शुरू किया राजा तो कर भी लगाएगा, लेकिन ऋग्वेद में तो ऐसा कुछ था नहीं, कर भी वो लोग नहीं लेते थे और अस्थायी सेना भी उनका नहीं था। वो लोग महलों में भी नहीं रहते थे, उनका चुनाव होता था, वो लोग मतलब पुश्तैनी नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे पद पुश्तैनी भी हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर सेना रख रहा है तो इसको नियमित तौर पर कर तो भुगतान करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये वेतन कहाँ से देगा अपने सैनिक को। तो दोस्तों नियमित वेतन के लिए पूरे साल जो है रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों को के रूप में दिया जाता था। आहत सिक्के के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कौशाम्बी का एक दीवार है, ये दीवार जो है कौशाम्बी से मिला है दोस्तों, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में मतलब यूपी में ये पड़ता है कौशाम्बी, और ये वहीं इसके दीवार है। बोल रहा है कि इलाहाबाद के पास मिली ईंट के दीवार का अवशेष है, इलाहाबाद के पास से है कौशाम्बी। बोल रहा है एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो सिंपल सी बात है, सारा जो विकास 2500 साल पहले ही हुआ तो हुआ होगा। अब दोस्तों देखिए महाजनपद के राजा जो है क्या करेंगे, किले भी बनवाएंगे और वहाँ पे बड़ी सेना रख रहे हैं, तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, कर भी लगाएंगे। प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि पहले लोग जो भी उपहार लाते थे राजा के लिए, खुशी खुशी वो राजा रख लेते थे और उन्हें जो है अपनी सारी जो है चीज़ें प्रदान करते थे, सुख सुविधाएं जो मतलब एक राजा के द्वारा प्रजा को दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उनसे इनको रहा नहीं गया, क्योंकि इनको मतलब अपनी नगर की सुरक्षा करना है, अपने सैनिक की जो है वेतन देना है, काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ हो गई, तो उसको कर लेना पड़ता था। वो लोग उपहार पर निर्भर नहीं रह सकते थे आपके राजा, वो लोग कर वसूलना शुरू कर दिए। देखिए कर किस तरह से था, ऋग वैदिक काल का कर सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में लगाया गया। आप लोग ये सारी बातें याद रखिएगा दोस्तों। हम बार बार कहते हैं आप कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए और जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है नोट करते चलिए। हो रहा है कि फसल पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अधिकांश लोग कृषक ही थे। आज भी भारत कृषि प्रधान ही देश है, लेकिन अब दोस्तों उतना लोग जो है कृषि पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना।
सब हार गए हैं, हारते जा रहे हैं कृषि से। अच्छी फसल न होने के कारण और खर्च भी उतना ही बढ़ ही जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि फसल पर सबसे महत्वपूर्ण कर उस समय लगाया गया था। कितना था दोस्तों? तो जितना उपज होता था उसका 1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारित किया गया था। और उसको कर को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो भाग, मतलब तुमको भाग देना है, यानी कि अपने उत्पादन का 1/6 हिस्सा हमको कर के रूप में तुम्हें देना है। किसानों पर ऐसा कर था। उसके बाद दोस्तों कारीगर पर बात करें तो कारीगर के ऊपर भी कर लगाया गया, जो श्रम के रूप में चुकाया जाता था। मतलब वो लोग श्रम करके ही कर को चुकती कर देते थे, मतलब फ्री में श्रम करते थे। जो जितना उनको कर लगाया गया था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था। यानी कि 1 महीना में 1 दिन काम कर दिया कोई बुनकर या लोहार या सुनार कोई भी, तो उनको 1 महीना की किस्त जो है, मतलब 1 महीना का कर जो है चुकता हो जाता था। इस तरह से कामगारों पर भी टैक्स वहाँ पे लगाई गई थी। उसके बाद अगर पशुपालकों को कहें तो पशुपालकों को जानवरों या उसको उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। जानवरों या उससे उत्पाद होने वाले दूध, गोबर जो भी देना है उसे दो। उसके बाद दोस्तों व्यापारी पर भी कर लगाया गया था। व्यापारी पर कैसा कर था दोस्तों? तो व्यापारी को सामान खरीदने और बेचने पर कर लगाया जाता था। उसके बाद आखेटक और खाद्य संग्रह पर, जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर दे। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबको तो कर लगाया और ठीक लग रहा है आपको, लेकिन ये आखेटक यानी कि शिकारी पर भी कर लगा दिया राजा ने। कितना गलती किया होगा ना। जो लोग शिकार करके लाते थे वो राजा को दे देते थे। सोच लीजिए, मतलब कुछ अपने पास रखकर कुछ उनको राजा को भी देना होता था कर के रूप में। तो दोस्तों कुछ कहीं ना कहीं बुरा ही था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कृषि में परिवर्तन दे रहा है। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन हुए। हाल अब लोहे के बनने लगे, मतलब कि अब यहाँ पे पहले तक लोहा का ज्ञान नहीं था लोगों को। अब जो है हल के जो फाल हैं वो लोहा के बनने लगे। तो दोस्तों लोहा के बनने से यहाँ पे उत्पादकता में वृद्धि होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि लकड़ी की अपेक्षा ये क्या करेगा, लोहा की मतलब फाल आसानी से जोतेगा, मतलब कि ज़मीन को ज़्यादा अच्छा से जोतेगा। और इससे की वजह से फसल की उपज में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। लोगों ने धान पौधा का रोपना शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनको रोपने शुरू कर दिए। और दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि दोस्तों पहले ऐसे ही बुन देते थे धान, अब रोप करके, आज भी दोस्तों पहले धान बुना जाता था, उसके बाद उसे कवार करके उनको दूसरी जगह पे रोपते हैं हम लोग। तो उस तरह की चीज़ें अपनाई गई जिससे भी जो है उत्पादन में वृद्धि हुई। अब पहले की तुलना में दोस्तों पौधा अधिक जीवित रहने लगा, पैदावार भी अधिक होने लगा। और उसके बाद कमर परिश्रम करता था, जो मतलब वहाँ पे जिसका ज़मीन होता था कमतोड़ परिश्रम बहुत ज़्यादा करता था। काम ज़्यादातर दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो है करते थे। बोल रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों का प्रोत्साहन क्यों करते होंगे? तो क्यों करते होंगे बताइए। सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में कुछ दे रहा है दोस्तों, देख लीजिए। मगध के बारे में दे रहा है, मगध के ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो पीछे एक पृष्ठ था ना, उसमें मगध को ढूंढ लीजिए। तो हम आपको बताए थे मगध कहाँ पे था, बिहार के जगह पे। हम लोग को चैप्टर 1 में भी पढ़ना था कि आज का जहाँ पे बिहार है वहाँ पे मगध विकसित था पहले। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आज से लगभग 200 साल पहले की मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। गंगा और सोन जैसी महान नदियाँ मगध से होकर के बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन की उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, मतलब एक हिस्सा जंगल से भरा है। जंगलों में रहने वाली हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। तो सोच लीजिए यहाँ पे जानवर को भी सेना के काम में लाया जा रहा है, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ये सारी चीज़। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क के खदान भी थे। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए वह बहुत उपयोगी थे। तो दोस्तों मगध की बात बता रहा है, ठीक है। मगध में 2 शक्तिशाली शासक थे, कौन कौन? तो बिंबिसार और अजातशत्रु। तो ये दोनों राजा का नाम आप लोग सुने होंगे, बिंबिसार और अजातशत्रु के नाम। अजातशत्रु हो गया यार, पहले अजातशत्रु था। अन्य जहाँ महाजनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब बिंबिसार और अजातशत्रु ऐसे शासक थे जो मतलब हर संभव प्रयास करते थे कि हम किसी दूसरे जन को जो है यहाँ पे उसको हरा करके, उसको दबा करके हम अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में मिला लें, ताकि हमारा जनपद जो है बढ़ सके। अब यहाँ पे करा है दोस्तों कि महापद्म नंद और एक और महत्वपूर्ण शासक है। तो सबसे आखिरी शासक यही थे दोस्तों, महापद्म नंद। उन्होंने अपने नियंत्रण क्षेत्र में उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग तक जो फैला लिया था। बिहार के राजगीर जो है
आज के राजगीर की जगह पर राजगीर था दोस्तों। कई सालों तक मगध की राजधानियाँ बनी रही थी। उसके बाद वहाँ से हटा करके इसकी राजधानियों को पाटलिपुत्र बना दिया गया है, जो आज पटना के नाम से जाना गया है। आज से दोस्तों 23 साल पहले की बात करें तो मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विजय विश्व करना चाहता था। तो यहाँ पे सिकंदर का नाम आप लोग सुने होंगे। तो आज से अगर 23 साल पहले की बात करें तो मैसिडोनिया का एक राजा था सिकंदर, और विश्व विजय बनना चाहता था। तो ये सब कोई जानता है दोस्तों। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतते हुए भारतीय उपद्वीप में ब्यास की नदी तक पहुंच गया था। मतलब वो पूरी तरह तो विजय नहीं कर पाया, लेकिन कुछ को वो जीता। जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ को जीता और ब्यास नदी के किनारे पे आकर के पहुंच गया था। धीरे धीरे वो वापस आ रहा था, ठीक है ना, नहीं जब वहाँ पे हो पाया तब। जब उन्होंने मगध की ओर कूच किया और चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से वे भयभीत थे कि भारत के शासकों के साथ पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो सिकंदर यहाँ पे भी मगध पे भी कूच किया था, लेकिन बनने नहीं दिया। यहाँ एक और है मगध के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब बजी क्या होता है, बोल रहा है कि तुमने पढ़ा होगा। बजी भी दोस्तों एक महाजनपद ही है। तो मगध की एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। पहले बजी अलग था, फिर इसको मगध में ही मिला लिया गया था। तो देख रहे हैं सब धीरे धीरे दोस्तों, देखिए सब धीरे धीरे करके मगध में ही मिलेगा। मगध बहुत शक्तिशाली है। बोला इसके नज़दीक एक बजी राज था। इसका राजधानी वैशाली में पड़ता था, मतलब बिहार में ही था। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो बजी में एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसको गण और संघ कहते थे। गण होता था क्या दोस्तों, तो गण का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। क्या किया जाता है, और बोल रहा है कि संघ अर्थात संगठन या सभा। तो यही होता है संघ, संगठन या सभा। उसके बाद अगर हम गण की बात करें तो कई सदस्यों वाले समूह का जो प्रयोग किया जाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा भिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। राजाओं में बैठक, ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए भी तय किए थे कि क्या करना है और क्या किस तरह करना है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि एक जनपद पर जो है प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाते थे। मतलब एक या उससे अधिक लोग जो है शासन करना शुरू कर देते थे, तो प्रत्येक लोग जो है राजा कहलाते थे। और क्या करना है और किस तरह से करना है वो सब जो है अपने आप में वो लोग वाद विवाद करते थे, और फिर वो लोग ऐसा काम करते थे जो सही लगे। स्त्रियों के शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दासें, कमर कसीन सही हंसाओं में भाग नहीं लेती थी। तो मतलब स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेती थी। बुध और महावीर के अगर बारे में बताएं तो बुध और महावीर के बारे में आप लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बस अगला चैप्टर ही आने वाला है। दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्धिक साहित्य में संघ के जीवन को बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो देख लीजिए बौद्ध साहित्य में मिल ही जाएगा हम लोगों को। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि वजी संघ का वह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान किए गए हैं। इसमें एक क्या है दोस्तों 2300 साल पहले में लिखा गया एक निकाय है। दोस्तों अजातशत्रु और बजी संघ की बातचीत कुछ चल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि अजातशत्रु बजी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अजातशत्रु चाहता था कि हम बजी पर ही आक्रमण कर दे। उन्होंने अपनी मंत्री बत्सकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। तो बुद्ध से सलाह ले रहा है कि हम चाहते हैं कि बजी पर आक्रमण कर लें, ऐसा करें या नहीं करें, आप हमें बताइए। तो बुद्ध के पास जो है उनको सलाह के लिए भेजता है अपने एक मंत्री बत्सकार को। बुद्ध ने पूछा कि उनको क्या बजी सभाएं नियमित रूप से होती है। तो उन्होंने बुद्ध ने कुछ सवाल पूछा कि क्या बजी सभाएं नियमित रूप से होती है और उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब तुम्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बजीवासी तब तक उन्नति नहीं करते रहेंगे तब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। मतलब जैसे देखिए एकजुटता का बात बता रहा है दोस्तों कि वो लोग बज्जी को मिलाना चाहते थे और बुद्ध के पास गए कि बज्जी को हम लोग मिलाना चाहते हैं, सवाल पूछने के लिए गए। तो उन लोगों को सवाल में जो है बुद्ध जी एक बात पूछते हैं कि मतलब क्या वो लोग क्या जो है बज्जी के लोग जो है नियमित रूप से सभाएं चलाते हैं। तो वहाँ पे नियमित रूप से सभाएं चलती थी दोस्तों। तो जहाँ पे नियमित रूप से सभा चल रही है या जहाँ जिस संगठन में लोगों का एक दूसरे से एकजुटता ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा है और उसको हेल मेल ज़्यादा है, तो नियमित रूप से काम कर रही है संगठन, तो वो विफल होने वाला नहीं है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि पूर्ण रूप से वो जो नियमित सभाएं करते थे तो इन पे ऐसा था।
बोल रहा है कि बाजी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करते थे। तो दोस्तों देखिए, ये सारे सकारात्मक चीज़ें इस सारे जिसमें होगा उसका विकास अवश्य कि होगा, वो टूटेगा नहीं। शहरों और गाँवों में चैत्य की रखवाल भी करते थे। विभिन्न मातावलंबी संतों के सम्मान करते थे। उनके आने वाले या जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जाती थी। अब दोस्तों बोल रहा है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। तो कई शक्तिशाली राजा तो थे, बज्जी को जीतना भी चाहते थे। इसके बावजूद उनके राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने राज्य में शामिल कर दिया, जिसको अध्याय तुम 10 में पढ़ोगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक अन्यत्र दे रहा है। अन्यत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, देख लीजिए। इसमें ज़रूर एक देश खोजने के लिए दिया होगा। बोले ना, देखिए यूनान और एथेंस देश को ढूंढने के लिए आपको बोल रहा है। आज से 2500 साल पहले की अगर हम बात करें तो एथेंस के लोग एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो स्थापना भी किया था दोस्तों प्रजातंत्र का, सोच लीजिए, प्रजातंत्र या गणतंत्र का। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। कब तक चली? 200 साल तक। और 30 साल के ऊपर यह उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त की जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 14 बार बुलाई जाती थी। मतलब सोच लीजिए, वहाँ पे एक ऐसी सभा थी जिसको निर्णय के लिए साल भर में कम से कम तो 40 बार उसको बुलाया जाएगा। ऐसी भी सभा थी वहाँ पे। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर लॉटरियाँ लगाई जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरत को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो सोच लीजिए औरत की क्या कंडीशन रही होगी दोस्तों। नहीं अनुष्ठान का कोई जो है मतलब वहाँ पे सोच दे रहा है कि वहाँ पे अधिकार है, और नहीं फिर पूजा पाठ करने का अधिकार है। क्या क्या अधिकार है यहाँ पे? नागरिकता का दर्जा भी महिलाओं को नहीं देने की बात कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों बोला कि व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यालयों में काम कर रहे दासों को भी नागरिक उत्पाद अधिकार नहीं मिले हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मिला नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे देने। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें राजा के बारे में पढ़ना था। इसमें कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, उसको आपको प्रयोग करना है, लिखना है और इसका अर्थ समझना है। ठीक है, तो एक को इस किताब में इन सारे वर्ड्स का दोस्तों हम मतलब बताए हैं, अब आपको पता भी होगा। और यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस दे रहा है, सही गलत के लिए दे रहा है, कुछ आंसर क्वेश्चन भी दिया होगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा डेट देख लीजिए। और यहाँ पे करा दोस्तों कि नए शासक जो थे आज से 3000 साल पहले थे, और उसके बाद महान जनपद का विकास कब हुआ? आज से 3000 साल पहले ही हुआ। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? तो सिकंदर का आक्रमण 2300 साल पहले हुआ था। उसके बाद गंध और संघ का राज का निर्माण कब हुआ था? 1500 साल पहले हुआ था। तो कुल इतना ही था दोस्तों ये इस बुक में बातें तो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद देख लीजिएगा कि क्या कैसा इसका है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।